जो हमारे लिए ज़रूरी टैग थे ना HTML के, जिनसे हम एडिटिंग करते हैं, जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था, वो हमने कवर अप कर लिए हैं। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं CSS की, जिनको हम टेक ओवर करते हैं और उनके ऊपर जो वर्किंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये ज़रूरी टैग इतने थे जितने हमने देखे हैं अभी तक, मोस्टली यही यूज़ होते हैं। आगे चल के जब हम CSS को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से, क्योंकि टैग आपने सारे याद ही नहीं रहने आपको, किस तरह से टैग आपने कहीं से उठाने हैं, उसको यूटिलाइज़ करना है, आपको वो फर्दर क्राइटेरिया सिखा देंगे। तो कुछ टैग्स हैं जो इम्पोर्टेंट इसके रह गए हैं हमारे पास CSS के। जैसे इसके अंदर हमारे पास पोजीशन का टैग है एक। पोजीशन टैग क्या करता है, हमारा कोई भी कंटेनर होता है, डोर बंद कर दो, कोई भी कंटेनर होता है हमारा, कोई भी पोर्शन होता है, उसको पोजीशन देता है। और पोजीशन हमारे पास यहाँ पे है स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। तो जो स्टैटिक पोजीशन होती है, स्टैटिक का पता है किसी को स्टैटिक क्या होता है? हाँ, रुक जाना। स्टैटिक का मतलब ये है कि जो फिक्स चीज़ होती है ना, उसको स्टैटिक कहते हैं। डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक स्टैटिक वेब डेवलपमेंट होती है और एक डायनामिक वेब डेवलपमेंट होती है। स्टैटिक वेब डेवलपमेंट जैसे कि आपने अभी कुछ पेजेस टास्क वर्क किया है, अभी ये जो पेज था, लॉगिन पेज था, ये साइन अप पेज होगा, ये डाटा आपसे लेके फिर उसको सेव नहीं करेगा, बस यहाँ पे डाटा आपको शो हो रहा होगा। ये जैसे पोर्टफोलियो हम बना रहे थे, वो स्टैटिक पेज था, जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको सेम एज इट इज़ वैसे ही रहती है, उसको हम स्टैटिक कहते हैं। डायनामिक क्या होती है, जिसके अंदर चेंज आता रहता है, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपको एक के बाद दूसरी फीड, तीसरी फीड, किसी और की फीड ऐसे शो होती रहती हैं। और इस तरह के जो हैं वो, जैसे आप शॉपिंग स्टोर किसी को क्लिक करें, पहले प्रोडक्ट पेज शो होता है, फिर उसका कार्ट पेज शो होता है, फिर चेकआउट पेज शो होता है, फिर आपको उसका एक कन्फर्मेशन मैसेज वाला पेज शो होता है। तो ये डायनामिकली सारी चीज़ें चेंजेस आती रहती हैं हमारे वेबसाइट के बिहेवियर के अंदर। तो हमने अपने जो कंटेनर्स हैं या अपने जो एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, उनको कोई पोजीशन देनी हो तो हम पोजीशन का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। सपोज दैट आपने ये वेबसाइट देखी, इसके अंदर क्या है, ये जो इसका हेडर है वो यहीं रुका हुआ है, बाकी सारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है। अभी ये हमारे पास वेबसाइट है, इसका सारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, बट इसका जो हेडर है वो वहीं अपनी पोजीशन पे रुका हुआ है। और इसके अलावा ये वेबसाइट है, अब यहाँ पे आपको नेविगेशन बार शो हो रही है, मेन्यू शो हो रहा है, हेडर शो हो रहा है, दो चीज़ें शो हो रही हैं, नीचे कंटेंट है। अब जैसे ही हमने स्क्रॉल करना शुरू किया तो क्या हुआ, इसका नेविगेशन बार हाइड हो गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे आपको पेज स्क्रॉल हो रहा है, और जो हेडर है वो क्या है, यहाँ पे आपको साथ साथ पेज डाउन करते जा रहे हैं तो वो आपको साथ साथ शो हो रहा है। होना तो ऐसे चाहिए था, जैसे ये नेविगेशन बार छुप गई है, हाइड हो गई है, वैसे हमारा हेडर भी हाइड हो जाना चाहिए था। ऐसे ऐसे ही है ना। अभी हमारे पास ये साइट है तो देखें, इसका भी जो नेविगेशन बार है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। ये वेबसाइट है, इसका, हाँ ये देखें, इसका हेडर भी गायब हो गया, हाइड हो गया। ठीक है, तो हमने इसको पोजीशन देनी होती है कि उस पोजीशन के तहत हमारा जो भी कंटेंट है या जो भी हमारा कंटेनर है वो कोई पोजीशन ले। जैसे हमने यहाँ पे हेडर बनाया हुआ है और हेडर को हम पोजीशन देते हैं स्टिकी की। ये हमारे पास हेडर है, ये पोजीशन हमने दी, और पोजीशन क्या है, यहाँ हमारे पास देखें एब्सोल्यूट, फिक्स, रिलेटिव, स्टैटिक और स्टिकी, ये हमारे पास जर्नल जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब पोजीशन देने के बाद हमने उसकी अलाइनमेंट बतानी है कि वो टॉप से कितना अलाइन हो, टॉप से कितना नीचे हो या टॉप पे ही रहे। तो हम इसको कहते हैं जी कि इसका जो मार्जिन टॉप है वो क्या हो, 0 px रहे। सेव करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमारा ये जो वर्क है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है और ये ऐसे शो हो रहा है जो हमने लेआउट बनाया था। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं पेज को स्क्रॉल भी करूँ ना तो ये जो हेडर है ये मुझे वैसे का वैसे साथ साथ दिखे। तो उसके लिए ये जो कोड मैंने लिखा है, ये स्टैटिक स्टिकी करने के लिए। अब जब हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो हाँ क्या हो जाएगा, नहीं नहीं,
अब ये देखें, ये जो हेडर है इसका स्टिकी हो गया। स्टिकी और होता है, फिक्स्ड और होता है। इनकी जब इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे फिक्स होता है, जैसा कि हम ये एलिमेंट देख रहे हैं। मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, इधर जो एडवर्टाइजमेंट वाला है ये अपनी पोजीशन से फिक्स इस इतने स्क्रॉल तक फिक्स है। ये जैसे ये मेन्यू है, ये क्या जब मैं स्क्रॉलिंग करूँगा तो ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये और एट्रीब्यूट है फिक्स का। स्टिकी का ये है कि जैसे आप स्क्रॉल करते रहते हैं, आपका एलिमेंट साथ साथ वो स्क्रॉल नहीं होता, वो वहीं पे स्टिकी, वहीं पे फिक्स उस कंडीशन में रहता है, क्योंकि आपको वो एलिमेंट वैसा चाहिए होता है। तो ये पोजीशन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसके, एक तो स्टैटिक है। स्टैटिक आप जिसको भी देंगे एलिमेंट, उसकी पोजीशन वही रहेगी जो आपने उसको दी, वो अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करेगा। कंटेनर आपने बनाया, एक डिव बनाई, उसको आपने पोजीशन दे दी स्टैटिक। अब जो आपने उसको हाइट विड्थ दी, जिस जगह पे आपने उसको अलाइन किया, वो उसी जगह रहेगा। जैसे हम इसके अंदर एक डिव बनाते हैं, इसी मेन कंटेनर के अंदर, ये हम पोजीशन चेक करने के लिए एक डिव बना रहे हैं, और इस डिव को हम जो है वो कोई स्टाइल करते हैं। इसमें हम इसको देते हैं पोजीशन, और पोजीशन हम इसको दे देते हैं स्टैटिक, और हाइट 10 px, width 10 px, बैकग्राउंड कलर अच्छा, डिव को कॉल भी कर लेते हैं। ये कंटेनर वाली डिव के अंदर बनाया ना। ये हमने जो है वो कंटेनर बनाया हुआ है 10 px का। आपको ये शोर है, इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं आपके लिए। हाँ हाँ, वही सेट कर देते हैं। ये कंटेनर है। अब ये बिल्कुल स्टैटिक है अपनी पोजीशन के ऊपर, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप स्क्रीन को जिधर मर्जी स्क्रॉल करें, आप जो इसकी जो हम उसको कहते हैं, ये रहेगी, ये देखें, आप इसको जितना मर्जी अपने पेज को उसका जो रिस्पॉन्सिव है उसको जितना मर्जी हिलाएंगे, ये अपनी पोजीशन फिक्स लिए हुआ है। जो पोजीशन हमने इसको दी है, ये उससे आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे हमने कोई वेबसाइट के ऊपर डाटा लिखा है, H1 लिखा और पैराग्राफ लिखा, और उसके नीचे कोई इमेज लगा दी, हम जितना मर्जी स्क्रॉल करते रहें, क्योंकि वो फिक्स पोजीशन, स्टैटिक पोजीशन है। ऑटो जो होती है स्टैटिक पोजीशन के ऊपर होता है, तो उसकी वही पोजीशन रहेगी जहां हमने उसको बनाया था, उससे कहीं भी हिले जुलेगा नहीं। अगर हमने उसको स्टिकी कर दिया तो फिर स्क्रॉलिंग के साथ साथ आता रहेगा। इसी के साथ हमारे पास पोजीशन होती है रिलेटिव। अब रिलेटिव पोजीशन क्या करती है हमारे पास, जैसा कि इधर एग्जांपल पे है, एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू नॉर्मल पोजीशन। हमने जो भी कोई नॉर्मल पोजीशन उसको दे दी, उसी के साथ वो अलाइन हो जाएगा। जैसे हम इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं, और
और इसको हम पोजीशन देते हैं रिलेटिव। अब रिलेटिव पोजीशन देने के साथ हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन देंगे लेफ़्ट। अब ये हमारी एक नॉर्मल पोजीशन है कि हम जो भी डिव ले रहे हैं वो क्या हो, अपनी उसकी नॉर्मल पोजीशन हो 30 px लेफ़्ट के, 20 px लेफ़्ट के। इस तरह की कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, टॉप से दे सकते हैं, बॉटम से दे सकते हैं। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी, हमारी पोजीशन थी कि इस एलिमेंट को, इस टैग को रखना ही यहीं पे है। तो हम उसको मार्जिन लेफ़्ट 40 px करके स्टैटिक में मार्जिन वगैरह दें तो वो तो नहीं लेगा। स्टैटिक में मार्जिन दें वो लेगा, बट बिहेव जो है ना वो उसी तरह करेगा, वो स्टैटिक ही बिहेव करेगा। अब देखें स्टैटिक का क्या पोजीशन होता है। यहाँ पे हमारे पास, आपके पास एक पूरा वेब पेज है ना, तो जो एलिमेंट आपने जहां पे लगाया ना वो वहीं पे रहेगा। अब आप इसको रिस्पॉन्सिव करें, जो मर्जी कंडीशन दें वो वहीं पे अपनी पोजीशन अलाइन करेगा। ये तो है स्टैटिक के लिए। एक डिव आपने बनाई, उसको आपने किया रिलेटिव। अब आप चाहते हैं ये जिस डिवाइस में भी हो, जिस पोजीशन पे भी हो, किसी दूसरी नॉर्मल पोजीशन के साथ हो। अब नॉर्मल पोजीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे तो आपने कोई भी टैग लगाया वो स्टैटिक हो जाएगा। नॉर्मल पोजीशन ये है कि कोई एलिमेंट आपका लगा हुआ है, आपने उसके साथ उसको अलाइन करना है, ठीक है। तो वो उसके साथ अलाइन होने के लिए रिलेटिव टू दैट एलिमेंट जाएगा, उस एलिमेंट के साथ ही अपनी पोजीशन को करेगा। एक होती है फिक्स पोजीशन, हमने एक लिया और इसको हमने कर दिया फिक्स। फिक्स्ड क्या होगा, आप जिस तरह मर्जी देखें इसको, जिस मर्जी रिस्पॉन्सिव चीज पे लेके जाएं, ये इसी अपनी लोकेशन के ऊपर अटका रहेगा। फिक्स जो है वो लोकेशन को टारगेट करता है कि जो लोकेशन आपने उसको दी, जिस भी डिवाइस में जाएगा वो उसी लोकेशन पे आपको नजर आएगा। इसको आप मोबाइल पोजीशन पे लेके जाएंगे, जो विड्थ हाइट विड्थ आपने दी होगी मोबाइल के ऊपर भी आपको ये उसी तरह से शो करेगा। जबकि जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव देखेगा हर डिवाइस के अगेंस्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन, फिर आपको वहीं पे एडजस्ट करेगा। स्टैटिक का थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टैटिक क्या होगा, जहाँ पे आपने लगा दिया वो खुद ही अपनी जगह देखेगा कि मेरी जगह यहाँ बनती है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई एलिमेंट ऊपर नीचे है ही नहीं। आपने वहाँ पे फिर वो एलिमेंट खुद को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंटली खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है। और दूसरी एक पोजीशन होती है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है कि उसके अंदर हमने इस ये पूरी हमारे पास एक डिव है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डिव बनाई हुई है, दूसरी और ये तीसरी डिव है। मैं चाहता हूँ कि इस डिव के अंदर, ये दूसरी डिव के अंदर एक और डिव बनाऊं, कंटेनर बनाऊं, या हेडिंग लिखूं, या इमेज लगाऊं। अब मुझे इसको एब्सोल्यूट पोजीशन देनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले जो कंटेनर है इसके हिसाब से इसको पोजीशन दूंगा। मैं चाहता हूं कि इसके जो टॉप से, ये एलिमेंट इसके टॉप से 50 px जो है वो हमें टॉप 50% मार्जिन हो, तो इसका ये टॉप लेगा। अदरवाइज जब हम एलिमेंट लगा रहे होते हैं तो हमें उनके लिए प्रॉपर क्या करना पड़ता है, कोई पोजीशन देनी पड़ती है, और वो पोजीशन हमारी या तो डिफ़ॉल्ट होती है मार्जिन के हवाले से, हम उसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन लेके वो खुद ही वहाँ पे आके अलाइन हो जाता है। जब हम इसको कहेंगे ये एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, जो भी इधर कंटेनर बना होगा, जो भी इधर एलिमेंट लगा होगा, उसी के हिसाब से आप जिस भी डिवाइस में फिर ये जाएंगे तो फिर उसी एलिमेंट के हिसाब से खुद को अलाइन करेंगे, ठीक है। ये चार हमारे पास पोजीशन होती हैं, एक स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, और पांचवी स्टिकी। स्टिकी साथ साथ स्क्रॉलिंग के साथ मूव होती रहेगी, बाकी सारी जो पोजीशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट होती रहेंगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन थी। और अगर आप फिक्स पोजीशन को देखें तो आप जिस जगह जिस एलिमेंट को लगाएंगे आपको वहीं पे फिक्स ही मिलेगा। आप जितना मर्जी स्क्रॉल कर लें, जितना मर्जी कंटेंट हो, जिस मर्जी डिवाइस में लेकर के जाएं, उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ चाहे आप कोई रिलेशनशिप उसका बना दें, कुछ भी कर दें, वो फिक्स का फिक्स्ड ही रहेगा। और इसके साथ एब्सोल्यूट पोजीशन है, तो जैसे यहाँ पे
एक डिव ली हुई है, उसके साथ इसको एब्सोल्यूट करवाया हुआ, दूसरी दो डिव ली हुई है, एक डिव के अंदर दूसरी डिव है, इसको क्या करवा दिया है, एब्सोल्यूट क्या करवाया है, इस डिव के कितना हो, इधर बताया हुआ है एब्सोल्यूट क्या होगा, यहाँ पे उसको टॉप मार्जिन दिया हुआ है, टॉप इस डिव के टॉप पे कितना 80px टॉप पे होगा। अब ये सारी हमारे पास, एक तो कंटेनर ये वाला बड़ा कंटेनर है हमारे पास, ठीक, उसके बाद दूसरा ये है, तीसरा ये है, हमने इसको अलाइन करना था। हमारे पास और भी तरीकाकार है कि हम इसको क्या करवाएं, इस कंटेनर के साथ इसको यहाँ पे बना सकते हैं। पोजीशन का जो टैग है वो ना देंगे, लेकिन जब पोजीशन का टैग देंगे तो फिर ये बिहेवियरल चीज़ों के ऊपर काम करेगा। जब वेबसाइट का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, डिवाइस चेंज हो रही होती है, कंटेंट चेंज हो रहा होता है, डायनामिक चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, वहाँ पे ये जाके थोड़ी सी वर्किंग करता है। और पोजीशन का जो है आपके पास ये द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशन मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट, जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उनके साथ मिल करके ये काम करता है। तो इसकी पोजीशन जो होती है वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग आप जो भी पोजीशन लगाना चाहें, जैसे हम मार्जिन देते हैं ना, किसी भी एलिमेंट को हमने कोई पोजीशन लगानी हो तो हम उसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। जब पोजीशन के साथ उसको, उस पोजीशन के साथ उस टैग को आपने किसी जगह फिक्स करना होगा तो आप मार्जिन नहीं देंगे, आप सिर्फ लिखेंगे टॉप लेफ्ट राइट, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपके टैग की वर्किंग है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि इधर मैंने आपको अभी दिखाया, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, बॉटम 0 राइट 0, ठीक है। आपने फिर वो मार्जिन नहीं लेगा, मार्जिन जब लेता है तो वो सारे जो वो गैप होता है वो फिक्स हो जाता है, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं लगा सकते। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया और इसको डिव ले लेते हैं, सपोज दैट एक डिव लेनी है हमने, और इसको लेफ्ट से मार्जिन में दूंगा कितना 30px, तो ये जो हमारी डिव है यहाँ आ जाएगी। जब यहाँ आएगी तो ये वाली जगह फिक्स हो गई है इसके मार्जिन में, समझो ये पूरी डिव है। हम इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं छोड़ सकते, एलिमेंट छोड़ना है तो फिर उसको हमने बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं कि उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, सारी चीज़ें, पोजीशन कैसे होगी। बेसिकली यहाँ पे ये तो जगह छुटी हुई है, ये डिव यहाँ पे अलाइन है, लेकिन ये जगह जब आप बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर लगा के देखेंगे ये आपको पूरा बॉर्डर इधर तक नजर आएगा। जबकि जब आप पोजीशन के एलिमेंट यूज करेंगे तो आपको ये वाली जगह सारी फ्री है। अब आप यहाँ के कोई भी एलिमेंट अलाइन करना चाहें, वो चाहे आप रिलेटिव पोजीशन के साथ करें, एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ करें या फिक्स पोजीशन के साथ करें, तो वो यहाँ पे इजीली अलाइन हो जाएगा। आपकी स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गई इसकी। ये चार ही हमारे पास पोजीशन है। इसी तरह इमेज के ऊपर आपने जो पोजीशन का कोई एलिमेंट आपने काम करवाना हो तो वो आपको उसी तरह से ले जाएगा। यहाँ पे ये किया हुआ है कि जो हमारे पास था टॉप लेफ्ट के लिए क्लास यूज़ की हुई है डिव के अंदर, टॉप लेफ्ट, और इसके अंदर डिव में एक डिव हमारे पास ये है जिसके अंदर इन्होंने क्या लगाया हुआ है, इमेज लगाई हुई है, और दूसरी ऐड सम टेक्स्ट टू एन इमेज इन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे आप जो है वो कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके लिए आपको जो भी इनपुट वगैरह बनाए, कुछ भी बनाए, ये इसकी इतनी वर्किंग नहीं है, सिर्फ पोजीशन एलिमेंट की वर्किंग है, इमेज के ऊपर कोई वर्किंग नहीं। इमेज के ऊपर जेड इंडेक्सिंग हम करते हैं, वो हम उसी की तरफ आ रहे हैं। तो जेड इंडेक्स है हमारे पास। जेड इंडेक्स क्या होता है, हमने एक एलिमेंट लगाया है, ये हमारे पास सपोज करें डिव है, या हमारे पास एक हेडिंग h1 है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसी के ऊपर हमने कोई इमेज लगानी है, हमने कोई पैराग्राफ लगाना है, इसी के ऊपर कोई डिव लगानी है, ठीक है। ये एक डिव बनाई हुई है, इसके ऊपर एक और डिव बनानी है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसी दूसरी डिव के ऊपर एक और डिव बनानी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेड इंडेक्सिंग करना। अब जेड इंडेक्सिंग की वैल्यूज होती हैं कुछ
वो हमारे पास अगर सिंगल एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव में चली जाएगी। जैसा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे इमेज लगी हुई है और उसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखें, होता है ना अक्सर। एक तो आप देखते हैं बैकग्राउंड इमेज होती है, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, वो बैकग्राउंड का कंसेप्ट है। आप उसको Z इंडेक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए इमेज लगी होती है, उसके ऊपर ये आपकी हेडिंग आ जाती है, हेडिंग आ जाती है। इसको करने के लिए आप उसको क्या करते हैं, Z इंडेक्स करते हैं। जैसे इधर एक ये एग्जांपल गिवन है कि हम कोई इमेज लगाएं और उसके ऊपर हेडिंग लिख दें, पैराग्राफ लिख दें। अब किया हुआ क्या है कि हमारा यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है ना, मेन एलिमेंट हमारा इमेज है। हम इमेज को पैराग्राफ के बिहाइंड कर सकते हैं, पैराग्राफ के फ्रंट पे कर सकते हैं। अगर इमेज को पैराग्राफ के बैकवर्ड, जो मेन एलिमेंट हो जिसको आपने Z इंडेक्स करवाना होगा, ठीक है। हमारे पास 2 एलिमेंट है, हेडिंग का और इमेज का। आपने पहले तो ये देखना है कि आपने Z इंडेक्स किसको करवाना है, आपका मेन एलिमेंट कौन सा है। मेन एलिमेंट अगर आपका है इमेज, तो आप क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के ऊपर आप उसको क्या करेंगे, इमेज को अगर आपने बैकवर्ड करना है, इस हेडिंग के बैकवर्ड करना है, तो आप इसको Z इंडेक्स जो है वो कर देंगे -1, तो ये उसके बैकवर्ड पे चली जाएगी। और अगर Z इंडेक्स 1 करेंगे तो वो उसके फ्रंटवर्ड पे आ जाएगी, जैसा कि इधर ये गिवन है। ठीक है। इसका मैंने एक वो किया था, प्रोजेक्ट किया था ह्यूमन डिजाइन में। ये थोड़ी सी लोड होगा, पता चल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे रिंग थी, रिंग के ऊपर क्या करना था, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो क्या करता है, हमसे रिंग परचेज़ करता है। तो उसके लिए उसको पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे जो भी उन्होंने वो रिंग वगैरह बनाई हुई थी, उनकी बिकती है, ये US का क्लाइंट है, तो वो रिंग भी सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टोन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जब उनके पास पहुँचते हैं तो जब वो मैचिंग करके लगवाते हैं ज्वेलरी वाले से, तो वो उनको सूट नहीं करती, उनको अच्छी नहीं लगती। तो यहीं से क्या हो, आप उसका डिज़ाइन सिलेक्ट करें और उसके ऊपर जेम स्टोन भी लगा के उसको रिंग की पूरी प्रेजेंटेशन शो करवाएं कि जो रिंग है वो ये जेम स्टोन लगने के बाद एक्चुअल में दिखेगी कैसे। तो वो करने के लिए हमने, अब इन्होंने आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, इन्होंने चेंज किया होगा। बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह का था बहरहाल। ये प्रोडक्ट क्लिक कर लेते हैं तो इनके पास मल्टीपल, यहाँ पे ये मेटल चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो उसका साइज़ है वो चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से उसके जो है वो अभी यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन है, लेकिन हमने उनको लगा के दिया था, प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी उनकी। तो वो इधर क्या करते थे, इधर जेम्स आ रहे होते थे सारे, जो जेम्स वो चूज़ करता था उसी शेप का यहाँ पे वो जिम अप्लाई हो जाता था और उनको वो सारी वर्किंग जो है वो दे रहा था। इधर ये वाला जिम लगता था, इधर इस शेप वाला। तो हमने क्या किया, इसको Z इंडेक्स करवा दिया था। जो भी इधर सिलेक्ट करते थे उसको Z इंडेक्स 1 करवा देते थे। हमारी इमेज हमारे इमेज जो था
वो मेन हमारा एलिमेंट था जिसके ऊपर हमने कोई जेड इंडेक्सिंग करवानी थी। तो इस तरह की जो वर्किंग है जेड इंडेक्सिंग की बहुत सारी जगह पे एप्लीकेबल है और इसका ज़्यादातर काम होता रहता है। जो भी कोई वेबसाइट हो डायनामिकली उसके अंदर जेड इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमारे पास मल्टी अगर वो है कंटेनर्स हैं, मल्टी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो उसको इंडेक्स करवाना हो तो एक मेन कंटेनर ये लिया हुआ है सारा, ये वाला जो बॉडी टाइप है ये सारा मेन कंटेनर है। उसके अंदर एक ये कंटेनर बनाया हुआ है, ये कंटेनर बनाया हुआ है, ये कंटेनर बनाया हुआ है। तो जो पहला हमारा एलिमेंट है उसको हमने जेड इंडेक्स 1 कर दिया, उसके ऊपर जो एलिमेंट आएगा जेड इंडेक्स 2 हो जाएगा, उसके ऊपर जो एलिमेंट आएगा जेड इंडेक्स 3 हो जाएगा। तो जितने कंटेनर आप लेते जाएंगे उनको जेड इंडेक्सिंग देते जाएंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ इनको पोजीशन दी हुई है। हमारा जो पहला एलिमेंट है उसको पोजीशन दी हुई है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब उसकी जो एक्चुअल हम एलिमेंट की पोजीशन रखना चाहते हैं वो हमने रखी, और वो है क्या, मार्जिन हमने उसको दिया 30px। 30px का मतलब ये है कि टॉप राइट लेफ्ट राइट और बॉटम से ये क्या करेगा 30px ले लेगा, मार्जिन ले लेगा। ये बताया था ना, अगर एक सिंगल प्रॉपर्टी दी हो तो उसका क्या मतलब होता है, हर तरफ से जितना हमने मार्जिन दिया हो वो ले लेता है। हाइट इसकी 100px रख दी हुई है और जेड इंडेक्स इसको 1 दी है। दूसरा बॉक्स है हमारे पास ग्रीन वाला, ये ग्रीन बॉक्स है। अब इसको पोजीशन दी हुई है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन देने के लिए हमने इसको क्या किया है, लेफ्ट से 270px किया है और टॉप से क्या किया है -15। -15 का क्या मतलब है, ये टॉप से सिर्फ -15 हो रहा है कि कैसे होगा ये टॉप से तो इतनी पोजीशन है इसकी। हाँ, अगर हमने इसको एब्सोल्यूट दिया है तो तभी इसने, अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे रिलेटिव देता हूँ, इसने क्या किया, लेफ्ट से 270 पोजीशन ली, हाइट इसकी ये है, और उसके बाद क्या है टॉप -15। अब लेफ्ट की पोजीशन तो इसकी यही बनती है, लेफ्ट पे ये जाएगा, पहले ये एलिमेंट आया, उसके बाद ये एलिमेंट आया, उसके बाद ये एलिमेंट आएगा, एक डिव दूसरी डिव और तीसरी डिव। तो उसके बाद इसकी ये पोजीशन बनती है, यहाँ से ये जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है, टॉप हम इसको ना दें, चलें ये इसकी टॉप है, अपनी पोजीशन पे जो इसकी पोजीशन बनती है उससे ये टॉप है। अब इसको हमने क्या किया, जब हम इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो वो फिर इस डिव के साथ एब्सोल्यूट हुआ है, किसी और एलिमेंट के साथ ये अलाइन हो गया है, उस एलिमेंट से मिल के अपनी पोजीशन बनाएगा। जब हमने कोई ऐसी वर्किंग रखनी हो कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तीसरे एलिमेंट को हमने अलाइन करना हो, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, एब्सोल्यूट पोजीशन को कॉल करवाएंगे। ओवरफ्लो का टैग आप लोगों ने किया है, किसी ने अप्लाई किया हुआ है आप लोगों ने? ओवरफ्लो आपने जो टैग अप्लाई किया था वो उस टाइम गलत किया था। ओवरफ्लो बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्क्रॉलिंग के लिए, जहाँ पे हमारी हाँ एक्स एक्सिस में, ठीक है। आप देखते हैं आपका डिव है उसकी विड्थ है 40%, आपका जो डाटा है वो डिव से जो है वो इस तरह विड्थ में वो डाटा ज़्यादा है, 40% जो कंटेनर है उसके अंदर डाटा फिल नहीं हो रहा, तो क्या होता है वो इधर बाहर निकल जाता है। जब डाटा विड्थ में ज़्यादा हो तो वो बाहर निकल जाता है, इस तरह हाइट से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है नीचे आ रहा होता है। या फिर हम इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं स्क्रोलिंग की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो सेट होता है। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि ये डाटा है, ये देखिए, अगर ये डाटा हमारे पास हाइट में ज़्यादा है तो इसका एक वर्टिकल वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं स्क्रोलर लगा देते हैं, तो हमारा डाटा स्क्रोल होना शुरू हो जाता है। और जो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ओवरफ्लो है, विजिबल है, हिडन है, स्क्रोल है और ऑटो है। अब इसमें हमारे पास ये देखें, ये हमारा एक कंटेनर था
और डाटा उसके अंदर ये एक पैराग्राफ लिया हुआ है, तो डाटा उससे बाहर निकल रहा है। हमने कोशिश करनी है कि इस डिव के अंदर ही डाटा रहे, और हमारे पास डिव की जो साइज़ है वो भी यही है, उसको भी नहीं बढ़ाना। डिव का साइज़ बढ़ा लें तो ये मसला तो हल हो जाएगा, हाइट इसकी बढ़ा दें, लेकिन डिव का साइज़ हम नहीं बढ़ा सकते। हमने उसी कंटेनर के अंदर उस डाटे को रखना है। तो क्या करेंगे, उसके ऊपर ओवरफ्लो हम क्या करेंगे, विजिबल करेंगे, तो हमारा जो सारा डाटा है वो हमें क्या होगा, सिंपल विजिबल हो जाएगा, कंटेनर से बाहर निकल के भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये तो विजिबल का है। अगर हम उसको ओवरफ्लो दे देते हैं और हिडन कर देते हैं, तो जितना हमारा बॉक्स होगा सिर्फ उतना ही हमें डाटा शो होगा, बाकी वाला हाइड हो जाएगा, क्योंकि वो डाटा ओवरफ्लो हो चुका। ठीक। और अगर हम ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा देते हैं, तो जितना हमारा डाटा है वो क्या होता रहेगा, उसी कंटेनर के साइज़ के अंदर हमारा डाटा हमें ऑटो स्क्रॉल होता हुआ, जैसे स्क्रॉल करेंगे वो हमें वो मिलता रहेगा। ठीक है। अब जो स्क्रॉल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वाई एक्सिस पे होता है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। जो आपको स्क्रॉल इधर नीचे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये होता है हॉरिजेंटली, इसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो आपको स्क्रॉलर ऐसे मिलता है, मोस्टली वेबसाइट का इधर ही होता है ये स्क्रॉलर, और कभी आप काम कर रहे होते हैं वर्ड के ऊपर या दूसरी तरह की चीज़ों के ऊपर, तो उनका आपको वो वाई एक्सिस भी मिलता है और जेड एक्सिस भी, दोनों मिलते हैं। तो ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे अगर कोई आपका एलिमेंट सेम फिक्स पोजीशन का हो और आपको डाटा वहाँ पे एडजस्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है जी। डिस्प्ले का हमने कर लिया था, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी कर ली थी, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड वाला। ग्रिड तो अभी हम नहीं करते, इनको करने के बाद जो है वो देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले हम इनलाइन करते हैं, इनलाइन ब्लॉक करते हैं। डिस्प्ले जो है वो, इसको कौन सी प्रॉपर्टी में स्पैन क्यों है, स्पैन ए लिया हुआ है, पहला स्पैन है, इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, इनलाइन किया हुआ है। ये पहला होगा। पैडिंग, विड्थ, हाइट, पैडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड। अच्छा, इसमें जो है ना, आप इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक लेते हैं, इनलाइन लिया हुआ है यहाँ पे, इनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, इनलाइन ब्लॉक के अंदर भी आई थिंक सो कि कोई डिफरेंस भी नहीं है। इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जो आपका पूरा एक ब्लॉक साइज होता है बस वो बन जाता है, इसके अलावा कोई नहीं डिफरेंस। जैसे ब्लॉक होता है, पूरा कंटेनर होता है, उसी तरह की पोजीशन लेता है। जैसे आपने डिस्प्ले, आप कोई भी एलिमेंट लेना, आप इसको ले लें, एंकर टैग को ले लें। एंकर टैग को आप जब करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक इसकी जब CSS करके, तो ये क्या करेगा, एक ब्लॉक बन जाएगा। और ब्लॉक की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन रखता है, स्पेसिफिक हाइट विड्थ रखता है, स्पेसिफिक शेप रखता है। अदरवाइज आप उसको देखें, उसका जब बॉर्डर लगाएंगे ना, अगर ब्लॉक नहीं लगाते तो आपको सिंपल, इसमें आपने लिखा होम, आप इसको बॉर्डर भी लगा के जरा चेक कीजिएगा। जब बॉर्डर लगाएंगे, डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लिखेंगे
ये आपने इसको प्रॉपर्टी दी। जब आपने प्रॉपर्टी दी तो होम कैसे बन जाएगा, इस तरह ब्लॉक के अंदर आ जाएगा खुद ही। और अगर ये नहीं देंगे तो आपको सिंपली होम लिखा हुआ नजर आएगा। ब्लॉक होता है कोई स्पेसिफिक एक रेक्टेंगल शेप का, उसने अपने लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से एक मार्जिन क्रिएट करना होता है और खुद को एक स्पेसिफिक ब्लॉक की शेप में ले करके आना होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, उसको स्पेसिफिक पैडिंग दी हुई है तो वो ब्लॉक उतनी पैडिंग ले रहा है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस इतना होता नहीं है इसके अंदर। हाँ हाँ, तो उसमें जो होता है लेबल और इनपुट दोनों में सेम लाइन में होते हैं, तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो लेबल जो होता है ऊपर आ जाता है, वो जो होता है वो इनपुट उसके नीचे आ जाता है। वो ये थोड़ी सी चीज़ बता रहा है कि जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है, द टॉप बॉटम मार्जिन पैडिंग्स आर रिस्पेक्टेड, मतलब उसकी जो टॉप और बॉटम की मार्जिन होते हैं वो सेम हाइट विड्थ जो भी आप उसकी होती है ऑटोमेटिकली डिफाइन होती है, वो उसी के साथ जाता है। लेकिन डिस्प्ले इनलाइन करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप डिस्प्ले इनलाइन ले रहे हैं तो वो सिंपल एक जैसे एलिमेंट है वो अपनी उसी तरह वो जो पोजीशन है उसको शो करवाता है। और कंपेयर टू डिस्प्ले ब्लॉक द मेजर डिफरेंस इज दैट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक डज नॉट ऐड अ लाइन ब्रेक। अब हम लास्ट टाइम जब मेन्यू बना रहे थे तो हुआ क्या था कि हमारे पास मेन्यू था होम का, ऐसे अबाउट अस का था और कॉन्टैक्ट। अब हमने क्या किया, इसको डिस्प्ले क्या किया, उस टाइम मैंने ब्लॉक करवाया था। आप सारे अगर अपना कोड निकाल के देखेंगे, जो मैंने आपको करवाया था वो नेविगेशन बार के अंदर जो हमने मेन्यू बनाए थे, जो हमने एंकर टैग के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग दिया था उसके अंदर, तो उसका मैंने क्या करवाया था, मेन्यू ब्लॉक करवाया था। तो हुआ क्या था, जैसे ही हमने उसको ब्लॉक करवाया तो ये एक ब्लॉक बना। उसके बाद जैसे हमने ब्लॉक वाली डिस्प्ले ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी यूज की, ब्लॉक बनना और ये लाइन ब्रेक कर गया, इधर आ गया। अदरवाइज वो ऐसे लाइन में शो हो रहे थे, वो ऐसे लाइन ब्रेक करके आते रहे। फिर हमने इसको फ्लोट लेफ्ट किया तो ये यहाँ चला गया, फिर फ्लोट लेफ्ट किया तो ये यहाँ चला गया। तो इनको हमने जब अलाइन करना होता है तो उसके लिए हमारे पास पोजीशन होनी चाहिए ना, हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट या हमारे काम की रिक्वायरमेंट क्या है, टास्क की। तो जहाँ एलिमेंट जैसे अलाइन करने हो उसी तरह का आप ब्लॉक लगा देंगे। ठीक है, आपने एलिमेंट के टॉप और बॉटम के अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, थोड़ा सा मार्जिन देना है, तो आप सिंपली आप उसको क्या करें, डिस्प्ले इनलाइन करें, डिस्प्ले इनलाइन करें। और इसके साथ अगर आपने क्या करना है, उसको लाइन ब्रेक नहीं करवानी तो इन लाइन ब्लॉक होगा। और अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक हो तो फिर क्या करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक करवाएंगे। डिस्प्ले ब्लॉक इज मेजर डिफरेंस दैट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक डज नॉट, इनलाइन जो ब्लॉक होता है वो लाइन ब्रेक नहीं करता। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे वो इसकी लाइन ब्रेक नहीं करेगा, ये वाला अबाउट यहाँ पे आएगा, ऐसे ब्लॉक बना होगा। दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे आएगा, लाइन ब्रेक नहीं करेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने लाइन ब्रेक करवानी है तो सिंपल डिस्प्ले ब्लॉक लिखेंगे, और अगर ऐसे लिखना है तो आप इन लाइन कर देंगे। अब वो जो आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो नेविगेशन बार के ऊपर, मेन्यू के ऊपर, वहाँ पे जाके अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आपको बाकी जितनी हमने इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग की थी तब तक ये एलिमेंट नहीं पड़ा था ना, आपने होम और उसको लिखा था लिस्ट आइटम में, यूएल लिया था, लिस्ट आइटम लिया था, उसके अंदर होम लिया, ये एक करके आपको मैं दिखा रहा हूं, एल आई क्लोज। तो ये बना था ऐसे, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अब ये लिस्ट आइटम है, हमने इनको बनाना है मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये एंकर होना चाहिए, तो हमने एंकर का टैग यूज कर लिया। एंकर का टैग यूज करेंगे
तो ये किस तरह बिहेव करेंगे, ये लिंक बन जाएगा होम का, ऐसे नीचे लाइन आ जाएगी, अबाउट नीचे लाइन आ जाएगी, कॉन्टैक्ट नीचे लाइन आ जाएगी। अभी भी ये लिस्ट आइटम के अंदर है, लिस्ट टाइप नन करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि ये आपके पास जो है वो ब्लॉक की प्रॉपर्टी लिए हुए हैं ऑटोमेटिकली। अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लगाते, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब ये है कि इनको लाइन ब्रेक करवा देगा। हमने इनको क्या करना है, सीधा उस तरफ लाइन में लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी डिस्प्ले जो यूज करेंगे इन लाइन ब्लॉक करेंगे जी। तो ये क्या करेगा, ये अबाउट उधर हो जाएगा और कॉन्टैक्ट उसके साथ हो जाएगा। आपने जितना मार्जिन छोड़ना होगा वो उसको मार्जिन दे देंगे। क्लियर है? ये काम हम वैसे भी कर रहे होते हैं, सिंपल टैग्स के अलावा विदाउट डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके हम कर सकते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करने का मकसद कुछ और होता है कि हमारा वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके टॉप बॉटम के अंदर कुछ गैप आ जाता है, कुछ पैडिंग, कुछ मार्जिन आ जाता है, जिससे उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाती है। ठीक हो गया? जी। सर अटेंडेंस शीट है क्या? ये रख के क्यों बैठे होते हो अटेंडेंस आप लोग? अभी 5 मिनट बाद भेजिएगा मुझे। ये जो लास्ट टाइम हमने मेन्यू वाला किया था, हमने पेज का मेन्यू बनाना है, तो उसके लिए हमने इसी तरह की प्रैक्टिस की थी कि यूआरएल लेके उसके अंदर एलआई लिया था, उसमें एंकर टैग लगा के जो हमारे मेन्यू नेम थे उनको एंकर बना दिया था, लिंक बना दिया था एक। जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिर जो उसका पेज का एड्रेस होगा उसके ऊपर यूआरएल होगा उसके ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए हमने स्टाइल टाइप नन कर दिया था और ये सारा कुछ किया था। अब आपने करना क्या होगा, जो इनको आपने उधर लाइन में लेके जाना होगा, तो आप क्या करेंगे, एंकर को डिस्प्ले दे देंगे। डिस्प्ले करके देखें, एंकर टैग लिया, इसको आप क्या करेंगे, डिस्प्ले जी जी वो भी है। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो मार्जिन देते हैं। अब ये काम करने के लिए उस दिन मुझे तकरीबन कोई 25-30 लाइन का कोड लिखना पड़ा। एल जो ए को अलग डिज़ाइन करना पड़ा, एल आई को अलग, एंकर को अलग। ये तकरीबन 25-30 लाइन और उससे भी ज़्यादा का हमें कोई 6-7 क्लासें बनानी पड़ी, फिर जाके हुआ। तो मार्जिन हम इसको देते हैं
ठीक है, तो इसने अपना काम कर दिया। क्लियर? बस ये इतना सा काम था जो हमने उस टाइम टैग नहीं पढ़ा हुआ था, आप लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ था, तो तब हम वैसे कर रहे थे, वो वैसे ही हमने करना था। उस टाइम पोजीशन भी वही थी। अगर ये टैग आपको पता हो तो आप इसके ऊपर, अच्छा अब आपने ये लिया हुआ है और इसको हमने बनाया हुआ है यूएल के अंदर, और यूएल को हम रख देते हैं किसके अंदर, डिव के अंदर। जी हो गई कंप्लीट सबकी? अच्छा अब ये डिव के अंदर आ गई। आप थोड़ा सा यहाँ पे खामोश रहो भाई। डिव डॉट div1 क्या चल रहा है? ठीक है, मतलब इसको जितना बेहतर करेंगे, बाकी सारी चीज़ें इसकी स्टाइल की लगाएंगे तो वो सारी यहाँ पे सेट आउट हो जाएंगी। लेकिन कोड इतना नहीं पढ़ा हमने, बस ये एनालाइज किया। हमारा बेसिक पर्पज़ यही होता है कि हम कोड को जितना कम हो सके उतना रखें। अब जो नेविगेशन बार है उसको आप क्या करना चाहते हैं, जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जिस तरह से बनाना चाहें वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन आपने बनाना होता है, तो ड्रॉप डाउन के लिए सिंपली आपकी क्लास यूज़ होती है, पोजीशन यूज़ होती है, और वो ड्रॉप डाउन का कंटेंट यूज़ होता है। मैक्सिमम विड्थ होती है, मिनिमम विड्थ होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ओवर शैडो वगैरह कुछ करना हो तो वो यूज़ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इधर सिंपल ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है। एक ये ड्रॉप डाउन इसके नीचे बॉक्स बना हुआ है, तो उसके अंदर जैसे भी आपने एक वेबसाइट में दिखाया था। कौन सा? इससे पहले आपने रिंग वाली वेबसाइट दिखाई थी, उसके अंदर एक ड्रॉप डाउन था, उसके अंदर पूरा बॉक्स बना हुआ है। हाँ, तो वो जो हम ड्रॉप डाउन होता है उसकी हाइट विड्थ अपने मेन्यू आइटम कंटेंट होता है ना, उसका कंटेंट विड्थ जो है वो हम सेट करते हैं। इधर हमारे पास है प्रॉपर्टी उसकी, यहाँ पे होगा ड्रॉप डाउन कंटेंट होता है, फिर उसकी विड्थ होती है, वो सेट करते हैं। जितने हमारे आइटम्स होंगे उतना ड्रॉप डाउन बढ़ता जाएगा। वहाँ पे देखें ना, उसके अंदर जहाँ पे उसके लिए अलग क्लास बनानी पड़ेगी, वो सारा कुछ अलग से बनाना पड़ता है। आप देखें इसके अंदर हमारा कंटेंट ही इतना है ना कि उसी हिसाब से उसकी जो हाइट है वो बढ़ गई है। विड्थ के हिसाब से हमने उधर वो फ्रेम लगाए हुए हैं, तो उसकी
विड्थ उस तरह से बढ़ गई है। तो वो जितने एलिमेंट हम लगाते जाएंगे वो साफ ज़ाहिर है वो अपनी उतनी विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो ये जैसे गिवन है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बना हुआ है और यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे कलर चेंज होता हुआ मिल रहा है ड्रॉप डाउन का। ये हमारे पास यहाँ पे कलर होगा दिया हुआ, ये शेडो का कलर है। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए किया क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डिव ली है जिसको क्लास दी है ड्रॉप डाउन, और उस डिव के अंदर हमने एक बटन बनाया। ये बेसिकली बटन है। तो बटन के अंदर आप क्या करेंगे, इसकी अपनी एक CSS के लिए क्लास बनाएंगे जिस नाम से मर्ज़ी बना लें। और ये जो आपने ये लिए हुए हैं ये सारे लिंक है, आप इनको एंकर टैग के तहत क्या करेंगे, एक डिव के अंदर इनको लेंगे, फिर हम इनकी करेंगे पोजीशन सेट। पोजीशन सेट ऐसे होगी कि आपने ड्रॉप डाउन बटन लिया, उसको कलर दिया, उसको पैडिंग वगैरह जो भी देना था आपने दिया, और वो कर्सर क्या करेगा, पॉइंटर, जब हम पॉइंटर करेंगे, क्लिक, एक होता है क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन शो होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये कर्सर, हमने कर्सर पॉइंट किया इस मेन्यू के ऊपर तो हमें ड्रॉप डाउन शो हुआ है। कुछ मेन्यू ऐसे होते हैं लाइक जैसे ये गिवन है। अब इसके अंदर कोई मेन्यू मज़ीद होता, एक एग्जांपल देखते हैं हम मज़ीद। ये देखिए, ये जो है इसको हमने क्या किया हुआ है, इसको भी पॉइंटर किया हुआ है। नॉर्मली ज़्यादातर पॉइंटर ही होते हैं, तो पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाते हैं, हमें उसका सारा ड्रॉप डाउन शो हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, क्लिक करेंगे तब हमें ड्रॉप डाउन शो होगा। तो वो जैसे प्रॉपर्टीज़ करते जाएंगे वो आ जाएंगी। अब ड्रॉप डाउन हमारा क्या होना चाहिए, एक तो रिलेटिव होना चाहिए। रिलेटिव कैसे होगा, अपनी जो वो अलाइन पोजीशन है उसी के ऊपर होगा। अलाइन पोजीशन क्या है इसकी, यही वाली सेम है, ये ड्रॉप डाउन की अलाइन पोजीशन है कि इस बटन के ही अलाइन होना चाहिए, तो वो होगी। और उसका जो होना चाहिए डिस्प्ले क्या होना चाहिए, इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कंटेंट को करेंगे। ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है और डिस्प्ले नन कर दिया है। मेन विड्थ हमने उसको दिया है 160 px, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया है, हम इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बॉक्स शेडो हमने दे दिया है, जो नीचे शेडो शो हो रहा है आपको। Z इंडेक्स हमने 1 करवा दिया है, क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन है इसके नीचे जितना भी कंटेंट होता है हाइड हो जाता है, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होते हैं, इसलिए हमने इसको जो Z इंडेक्स क्या किया हुआ है, 1 किया हुआ है। अगर ये Z इंडेक्स हम ना लगाएं तो क्या होगा, ये देखिएगा, सेम वर्किंग है अगर हम नहीं लगाते, लेकिन अगर हम Z इंडेक्स को करते हैं -1, तो उसका जो कंटेंट है वो ऊपर आपको नज़र आता है। अक्सर कि उन्होंने क्या किया होता है, इसका जो ट्रांसपेरेंट किया होता है, नीचे से कंटेंट भी नज़र आ रहा होता है और ड्रॉप डाउन भी आपको नज़र आ रहा होता है। होवर करवाने के लिए ड्रॉप डाउन का जो होवर है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये क्लिक जाएगा नहीं। Z इंडेक्स हम करते हैं, इसका ख़त्म करते हैं, तो ये आपको इसके ऊपर कर्सर लेके आना है, तो वहाँ पे कलर होवर हो रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने वो कलर दिया हुआ है। आप इसको चाहे करें तो ये होवर दिया हुआ है बस।
ड्रॉप डाउन होवर, ड्रॉप डाउन कंटेंट सबको क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक का मतलब ये है कि ये क्या होगा, न्यू लाइन के ऊपर आपका ये डाटा आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम, मेन्यू ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। आपने एक डिव लेनी है, उसके अंदर बटन लेना है, एक डिव लेनी है ड्रॉप डाउन की जिसके अंदर आपने एंकर लगा देने हैं, बस ये आपका ड्रॉप डाउन रेडी हो जाएगा जहाँ पे भी लगाना होगा। ये टैग आप लोगों के करने के हैं, ये आप लोग अगर कंप्लीट करते हैं तो चलो फिर हमें आसानी हो जाती है आगे काम करवाने में। नहीं, अब टैग्स सिर्फ टैग ही बता रहे हैं और कुछ कर तो नहीं रहे, काम तो नहीं कर रहे ना, कोई प्रोजेक्ट की शेप बनवा रहा हूँ, सिर्फ टैग की वर्किंग दिखा रहा हूँ। ये कुछ इमेजेस गैलरीज बनी हुई हैं प्रॉपर, उसके अंदर इमेज गैलरी बनानी हो तो मैंने आपको बताई थी इमेज गैलरी बनाने के लिए तरीकाकार सारा। आपने उधर सिंपल इमेज गैलरी बनाई थी, उधर टेक्स्ट वगैरह आपने डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की थी ना। ये रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी है, रिस्पॉन्सिव के ऊपर हम बहुत बाद में आएंगे। जावा नहीं होती, जावा स्क्रिप्ट नहीं होती रिस्पॉन्सिव के लिए, मीडिया क्यूरी होती है, बूटस्ट्रैप होती है, या फिर हमारे पास इसकी हम हाइट विड्थ के थ्रू भी इसको वो कर सकते हैं। और मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, हाँ, ग्रिड करके कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स करके कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट होती है। जावा स्क्रिप्ट को कहते हैं हम बिहेवियरल लैंग्वेज। जैसा कि यहाँ पे ये वर्किंग हो रही है, ये वाली वेबसाइट का कलर वाइट है, हमने उसको डार्क में कर दिया। व्हाट्सएप के ऊपर भी मोड है, वेबसाइट के ऊपर भी अब ये मोड आ गया है। तो ये क्या हो रहा है, फ्रंट एंड का जो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड पे जो वेबसाइट का बिहेवियर चेंज होता है वो किसकी मदद से होता है, जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। जावास्क्रिप्ट सारा यही फंक्शन प्रोवाइड करती है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर एंड्रॉयड। जावास्क्रिप्ट जो है वो एंड्रॉयड और वेब दोनों पे चलती है, लेकिन क्लाइंट साइड के ऊपर बिहेवियरल चेंज के लिए काम आती है। क्लियर? हाँ, बेस्ट जो यूज़ करते हैं, बेस्ट तो सब हैं, लेकिन आपको ज़्यादा जो आसानी रहती है वो ग्रिड में रहती है। बूटस्ट्रैप के अंदर आप ग्रिड को यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव देती है। अदरवाइज़ क्या होता है, ब्रेक पॉइंट आप बहुत सारी डिवाइसेस आजकल जैसे आती जा रही है ना, अभी हम रिसेंट एक साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर होता ये है कि जैसे भी कोई आईफोन की डिवाइस आती है, पैड आता है, कोई मोबाइल आता है, उसकी अब देखें स्क्रीन साइज़ डिफरेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे फिर ब्रेक हो जाता है वो ब्रेक पॉइंट, क्योंकि हमने जब मीडिया क्यूरी लगानी है, मैंने एक हेडर बनाया है और उसकी मैंने यहाँ पे ये हेडर हमने बनाया, इसकी विड्थ हमने कितनी दी, 100%। मैं कहता हूँ कि जब मोबाइल के लिए फर्ज करें 480 पे जाए, सपोज करें ये मोबाइल का ब्रेक पॉइंट है, इससे कम होगा तो वो मोबाइल की स्क्रीन नहीं होगी। 480 टू 7 समथिंग कितना है अहमद, 720 या इतना कुछ, 20 नहीं होगा आई थिंक। तो ये इसका ब्रेक पॉइंट है, इस ब्रेक पॉइंट तक रहे तो इसकी विड्थ कितनी हो, विड्थ या मैक्स विड्थ जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे वो कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो फिर आपको हर डिवाइस का ब्रेक पॉइंट पता होना चाहिए, आप हर डिवाइस के लिए रेडी हो। अगर कोई नई डिवाइस लॉन्च हुई है तो फिर उसका भी आपको बार बार ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रिड सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जिस भी डिवाइस अगर वो अपडेटेड है तो वो खुद ही उठा लेता है, वो खुद ही कॉलम्स को डिवाइड कर देता है उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ज़्यादा फिजिबल है ग्रिड सिस्टम उसको करना। ग्रिड बहुत ज़्यादा आसान है, ग्रिड सिस्टम को बस एक दफ़ा समझना है। अब फॉर्म आप लोगों ने बनाया था, फॉर्म ये भी बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर उन्होंने इनपुट टाइप टेक्स्ट है और सिलेक्ट है, उसको उन्होंने क्या किया हुआ है, बस स्टाइल किया हुआ है। इनपुट टाइप सबमिट है ये वाला, उसको उन्होंने स्टाइल किया हुआ है। डिव है उसको स्टाइल किया हुआ है, थोड़ा सा उसकी अलाइनमेंट्स वगैरह सेट किए हैं,
और वो फॉर्म वहाँ पे लगा दिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे कंट्रीज़ को लेना था तो वो हमने ऑप्शंस के अंदर सिलेक्ट की, टैग यूज़ किया है, उसके अंदर कंट्रीज़ को डाल दिया है। नेम लेना है तो टैक्स है, फर्स्ट नेम लेना है तो टैक्स है, और सबमिट का बटन यूज़ करेंगे, जो डाटा है वो सारा सबमिट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, ये फॉर्म हमने बना लिया हुआ है। अभी आपका जो काम है वो भी देख लेते हैं, उसके अंदर कोई कमी गुंजाइश है तो वो बता देते हैं। कोई अच्छा काउंटर हो आपके लिए तो मैं दिखा देता हूँ। आपको शो हो रहे होते हैं ना, ये काउंटर्स हैं, इनका कोई वर्किंग नहीं है। दूसरा एक काउंटर होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिट आए हैं, जैसा कि इधर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये काउंटर चला हुआ है। ठीक है, ये काउंटर हम उसका कस्टम कोड निकाल लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है उसका कोई इतना वो नहीं है। टैक्स इफेक्ट्स आप लोगों को आई थिंक पता होंगे। टैक्स इफेक्ट, आप टैक्स फाउंट स्टाइल आप लोग लगा रहे हैं, वो सारे जो हैं वो है। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर इमेजेस, ये इनकी कोई जगह नहीं। इसमें हमारे पास मेन चीज़ है एनिमेशन। एनिमेशन को हम कल छेड़ेंगे, उसके ऊपर कल काम करेंगे। यहाँ पे होगा ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये CSS का हॉट टॉपिक है, जो कि किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर किसी न किसी तरह से एप्लीकेबल होता है। जैसा कि यहाँ पे है, ये CSS एनिमेशन है, ये ऑटोमेटिक काम कर रही है क्योंकि हमने इसको पॉइंट दिए हैं। जब 0% हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो, रेड, लेफ़्ट उसका क्या होगा, 0। ये जब 0 पे होता है कोई भी आइटम, तो लेफ़्ट पे भी 0, टॉप पे भी 0, बॉटम जो है वो आप नहीं देते, लेफ़्ट और टॉप देते हैं, तो वहाँ पे 0। और जब ये 25% पे जाएगा, 0 से 25 से कितना होगा, 50 से 75 और 75 से फिर 100% अपनी इनिशियल पोजीशन पे जा पाएगा। तो जब ये लेफ़्ट पे जाएगा तो ये कितना मूव होना चाहिए, तो उन्होंने बताया हुआ लेफ़्ट 200 px जाएगा। तो यहाँ से लेफ़्ट से 200 px यहाँ पे ये पोजीशन बनती है। ये देखें, जहाँ पे येलो हो गया, ये बैकग्राउंड कलर भी येलो दिया। आप जितनी मर्ज़ी जगह दें उसको, वो वहीं पे टेक्स्ट एनिमेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये इसी तरह की एनिमेशंस होगी। कल हम इनके ऊपर कुछ काम करेंगे। क्लियर है, इसको करेंगे ही कल। ये इतना नहीं है कि हम इसको जस्टिफाई कर सकें इस फैसिलिटी में।